हेलो एवरीवन, आई एम नीरज मौर्य। वेलकम टू चंडीगढ़ एजुकेटर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनएचपीसी का पेपर जो कि 5 अप्रैल 2022 को हुआ था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या होता है? बेसिकली जब हम किसी मटेरियल को या फिर किसी हीटिंग पर्पज के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं तो दैट इज इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो इसके काफ़ी एडवांटेज होते हैं, जैसे कि ये आप एक तरीके से बोल सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा होता है और इकोनॉमिकल होता है और पॉल्यूशन फ्री होता है। कोई भी राख या फिर डस्ट पार्टिकल इससे रिलीज नहीं होते हैं और कंट्रोल करना काफ़ी इजी होता है और इससे हम बहुत इजीली हाई टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। यूनिफॉर्म हीटिंग मिलती है इसके थ्रू और इसका इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई इफ़िशियंसी इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पे फोकस करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल हीटिंग, कौन सा हमें देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए है ओवरऑल इफिशियंसी इज लो, बट नहीं, अभी हमने देखा कि ओवरऑल इफिशियंसी इज हाई, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट द रोटर एज। इसने पूछा है कि जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है तो उसके पहले आप देख लीजिए इंडक्शन मशीन में दो टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, एक होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट और एक होता है नो लोड टेस्ट। तो जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है उसमें हम रोटर को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, पकड़ मतलब एक तरीके से उसको रोटेट होने से रोक कर रखते हैं। ठीक है, और उस समय अगर हमने रोटर को रोटेट नहीं होने दिया तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोटर? ऑब्वियसली दैट इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट क्या होता है, रोटर की स्पीड क्या होती है, जीरो। और अगर बात करें नो लोड टेस्ट के दौरान तो उस समय जो रोटर की स्पीड होती है दैट इज नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अच्छा थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है दैट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट टेस्ट और जो नो लोड टेस्ट है दैट इज ऑल्सो नोन एज ओपन सर्किट टेस्ट। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट के दौरान स्पीड क्या होती है, जीरो, और स्पीड अगर जीरो हुई तो स्लिप क्या हो जाएगा? तो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। और जो आपका रोटर है उसकी स्पीड क्या है, जीरो। तो अगर एन आर की वैल्यू जीरो हो गई तो बेसिकली एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ठीक है, स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। और अगर यही नो लोड टेस्ट के दौरान पूछे तो एन आर इज वेरी नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड। तो एन एस माइनस एन आर अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो स्लिप की वैल्यू लगभग किसके आसपास आ जाएगी, जीरो पे। याद रखिएगा यहाँ पे रोटर की स्पीड जीरो है बट यहाँ पे नो लोड टेस्ट के दौरान आपका स्लिप लगभग क्या होने वाला है, जीरो, क्योंकि जो आपकी स्पीड होगी दैट इज नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें ब्लॉक रोटर टेस्ट में, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट कंडक्ट करते हैं टू फाइंड आउट वेरिएबल लॉस। एंड अगर नो लोड टेस्ट की बात करें तो दैट दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड कांस्टेंट लॉसेज। ठीक है, ओके, चलिए तो यहाँ पे आके अगर हम देखें कि ड्यूरिंग ब्लॉक रोटर टेस्ट तो जो आपका रोटर होता है वो किस पे होता है, एट रेस्ट पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सिंगल कोर केबल टू बी यूज्ड ऑन 50 केवी सिंगल फेज सिस्टम। देखिए सिंगल फेज सिस्टम है, पहली बात तो ये दिमाग में रखेंगे क्या, दैट इज सिंगल फेज सिस्टम, दैट इज नॉट अ थ्री फेज सिस्टम। ओके, दैट इज नॉट अ थ्री फेज सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये क्या है आपका, अगर देखिए ये जो व्हाइट दिख रहा है दैट इज व्हाट, कंडक्टर, दैट इज कंडक्टर रेडियस। क्लियर है? और इसके बाद बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, दैट इज इंसुलेशन। और इंसुलेशन, अब यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, और जो कंडक्टर का रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ से कि मोस्ट इकोनॉमिकल, तो देखिए यहाँ पे केबल के केस में मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होती है, तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, दैट इज ई। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द diameter of a single मतलब radius basically, that is the condition for most economical। ओके, अब इस केबल की बात करें तो इस कंडीशन में कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। ठीक है, दैट इज द कंडीशन फॉर
मोस्ट इकोनॉमिकल। अब अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे पूछ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी पॉइंट पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, और लेट दैट डिस्टेंस इज यक्स, लेट दैट डिस्टेंस इज यक्स। तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है, वो क्या हो जाता है, फेज वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई यक्स एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ठीक है, ओके। अब हमसे क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम क्या बताया गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब पहले एक बात समझिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी होता कहाँ है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कंडक्टर के सरफेस पे, याद रखना, कंडक्टर के सरफेस पे जहां से इंसुलेशन स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब यक्स की वैल्यू वहां के लिए क्या हो जाएगी, दैट इज स्मॉल आर। तो बट उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा दैट इज व्हाट, मैक्सिमम। तो भी फेज की आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाई यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल आर इनटू एल एन दैट इज व्हाट, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। देखिए यहाँ पे ई है और इसकी वैल्यू क्या है ई। तो जब बेसिकली आपने एल एन की प्रॉपर्टी होती है क्या, एल एन ई की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। तो एल एन ई की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो मतलब आपका आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी फेज मैक्सिमम डिवाइड बाई ई मैक्सिमम। ठीक है, ए आएगा रेडियस। तो पहले वी फेज मैक्सिमम कितना है हमारे पास, तो दैट इज व्हाट 50 kb, बट 50 kb इज आरएमएस वैल्यू। तो 50 इंटू √2 दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और ई मैक्सिमम कितना है 40√2, कितना है 40√2। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं तो आर इक्वल टू वॉट 5/4 सेंटीमीटर, 5/4 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे, डायमीटर। तो डायमीटर इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो 2 इंटू 5/4 दैट इज व्हाट 2.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द केबल इज व्हाट 2.5 सेंटीमीटर। और अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो द ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अ पावर प्लांट हैज नो रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, नो रिजर्व कैपेसिटी। तो रिजर्व कैपेसिटी होता क्या है, रिजर्व कैपेसिटी होता है आपका रेटेड कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, दैट इज व्हाट मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब रिजर्व कैपेसिटी अगर जीरो है, अगर रिजर्व कैपेसिटी जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, रेटेड कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम कैपेसिटी। रेटेड कैपेसिटी व्हाट, मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम डिमांड। ये ऐसा क्यों, ये रिलेशन हमें क्यों देखने को मिला, क्योंकि जो आपकी रिजर्व कैपेसिटी है वो क्या हो चुकी है, दैट इज जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। और जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज एवरेज पावर डिवाइड बाई रेटेड कैपेसिटी। ठीक है, एवरेज पावर डिवाइड बाई रेटेड कैपेसिटी। और जो एवरेज पावर डिवाइड बाई रेटेड कैपेसिटी, और जो रेटेड कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम कैपेसिटी, दैट इज व्हाट मैक्सिमम कैपेसिटी। और तो एवरेज अपॉन मैक्सिमम ये होता क्या है, दैट इज व्हाट बेसिकली लोड फैक्टर, दैट इज व्हाट लोड फैक्टर। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो इन केस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग द एनोड इज ऑफ। तो देखिए जब गोल्ड के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो एनोड पे हम किसको रखते हैं, तो गोल्ड को रखते हैं। एनोड पे हम किसको रखते हैं, गोल्ड को रखते हैं। और कैथोड पे किसको रखते हैं, जिसके ऊपर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे हम रखते हैं कैथोड पे। तो यहाँ पे इन केस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग द एनोड इज ऑफ, तो आंसर इज व्हाट, गोल्ड। ठीक है, और जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी होती है उसे हम कहाँ रखते हैं, कैथोड पे। जैसे यहाँ पे मेटल कॉइन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब मेटल कॉइन पे आपको गोल्ड की प्लेटिंग करनी है तो उसे हमने कहाँ पे रखा है, कैथोड पे। और जिससे करनी है, मतलब गोल्ड से करनी है हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो उसको हमने कहाँ रखा है, एनोड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर। तो ये जो सिंबल है ये बेसिकली यूज किया जाता है किसके लिए, तो ये यूज किया जाता है सॉकेट के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है सॉकेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2200 वोल्ट 50 हर्ट्ज 440 kVA, ये आप बेसिकली रेटेड वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक तरीके से रेटिंग दे रखी है। सिंगल फेज अल्टरनेटर इज 0.5 ओम ऑन शॉर्ट सर्किट अ फील्ड सर्किट ऑफ 40 एम्पियर गिव्स फुल लोड करंट ऑफ 200 एम्पियर। तो देखिए इसमें पूछा गया है, अगर देखा जाए तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस पूछा है। और सिंक्रोनस इम्पीडेंस का एक फॉर्मूला होता है जब अपन पढ़ते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे या फिर जीरो पावर फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीज़ें जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या एक फॉर्मूला ए देखने को मिलता है क्या, कि ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाई व्हाट, शॉर्ट सर्किट करंट। वैसे ये सेम फार्मूला हमें देखने को मिलता है कहाँ पे नेटवर्क थ्योरी में फॉर व्हाट, थेवेनिन इक्विवेलेंट की, लाइक व्हाट इज थेवेनिन, आरटीएच इज व्हाट, वीटीएच अपॉन आई नॉर्टन या आई शॉर्ट सर्किट। ठीक है, खैर तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस हो जाएगा या फिर जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस हो जाएगा दैट इज व्हाट, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है हमारे पास, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है 1200 वोल्ट, और शॉर्ट सर्किट करंट कितना है दैट इज 200 एम्पियर। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 ओम, ये आ जाएगा हमारा 6 ओम। तो आंसर इज व्हाट, ए। आंसर इज व्हाट, तो आंसर इज ए। ठीक है, याद रखेंगे जेड इम्पीडेंस ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर अगर नेटवर्क में पूछेगा तो वहाँ क्या हो जाता है VTH अपॉन आई नॉर्टन। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, जब एक क्वेश्चन आए तो स्पेशली इस पे फोकस कर लिया करें, नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड स्टेपर मोटर। ठीक है, हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो यहाँ पे जो, अगर हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा स्टेपर मोटर हो जिसका इनर्सिया क्या हो, लो हो, ठीक है, लो इनर्सिया हो, तो दैट इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड स्टेपर मोटर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वोल्टेज V इन द फॉलोइंग सर्किट। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है, V वोल्टेज की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अपन सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे KVL लगा देंगे। यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, KVL लगा देंगे। तो KVL लगाने के लिए हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो लाइक ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस और ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ सेकेंड, मतलब यहाँ से अगर हम निकल रहे हैं तो सेकेंड साइन को कंसीडर करते हैं, हर एक एलिमेंट के सेकेंड साइन को कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 माइनस 8 प्लस V इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम देखें तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दैट इज 6 वोल्ट, दैट इज व्हाट 6 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर इज व्हाट बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द करंट I इन द फॉलोइंग सर्किट। तो देखिए यहाँ से करंट कितना जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है 4 एम्पियर, और इधर करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। इसका मतलब आगे करंट कितना जाएगा, तो ये जाएगा 3 एम्पियर, और इस ब्रांच में करंट कितना है I, तो इसका मतलब I की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज व्हाट 3 एम्पियर। सिंपल यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि 4 एम्पियर इधर से जा रहा है, अगर 1 एम्पियर नीचे चला गया तो आगे की तरफ कितना जाएगा, तो 4 में से 1 गया, तो दैट इज 3। तो इस पॉइंट पे अपन लगा क्या रहे हैं बेसिकली, तो KCL लगा रहे हैं। ठीक है ना, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग
करंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज। इस बात का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहाँ पे ए नॉट वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है। तो हाई ल्यूमिनस इफिशियंसी, लो रनिंग कॉस्ट, लॉन्ग लाइफ एंड नो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। तो बेसिकली स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता क्या है, जिसमें आपको एक तरीके से कोई मूविंग पार्ट बहुत स्लो मोशन में रोटेट करता हुआ दिखाई देता है। तो दैट इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज फॉर फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सोन विथ। तो ये बेसिकली आपने देखा ही होगा, ये बेसिकली क्या है, मैनोमीटर। ये मैनोमीटर का डायग्राम रखा गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेगमेंट ऑफ अ 7 सेगमेंट एलईडी शुड बी लाइटेड ऑन डिस्प्ले द डिजिट 1। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 को हमें दिखाना है, 1 को दिखाना है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे आप डायग्राम से अच्छे समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, एक को मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, तो क्या है, देखिए ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ और जी। तो अगर मुझे 1 दिखाना है, जैसे देखिए अगर आप इस बी और सी को अगर आप हाई कर देंगे, तो ध्यान से देखिए ये आपको कैसा दिख रहा होगा, एक 1 जैसा दिख रहा होगा। ये आपको कैसा दिख रहा होगा, ये आपको 1 जैसा दिख रहा होगा। इसका मतलब 1, अगर आप 1 शो करना चाहते हो तो किसको किसको ऑन करना है, बी और सी को। अब जैसे देखिए अगर आपसे पूछ लेता कल को कि 2 बताइए, 2 के लिए कैसे ऑन, 2 के लिए हम कौन कौन सा ऑन करेंगे, तो ए को ऑन करेंगे, बी को ऑन करेंगे, जी को ऑन करेंगे, ई को ऑन करेंगे और डी को ऑन करेंगे। 3 के लिए किसको करेंगे, तो इस तरीके से इसी सीक्वेंस में ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में बीच में जी, इस तरीके से आप बना करके जो बेसिकली शेप जिस नंबर को पूछा जा रहा है उस शेप को आप इजिली, मतलब यहाँ पे उसी पोर्शन को हाईलाइट करके वो नंबर आप डिस्प्ले कर सकते हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर, ओके। तो अगर या फिर कोई कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम जितने भी सेगमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे ऑन रखते हैं, तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज दैट नंबर इज 8। अगर 8 रिप्रेजेंट करना हो तो सारे के सारे 7 के 7 सेगमेंट्स, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, सबको क्या करना होता है, हाई रखना होता है। क्लियर है बात, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेगमेंट बी एंड सी। क्लियर बात, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डीसी मशीन की टेस्टिंग हो रही है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग नो लोड लॉसेज ऑफ अ लार्ज डीसी शंट मोटर इज व्हाट, स्विनबर्न टेस्ट। और सही बात है, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू कि दैट इज स्विनबर्न टेस्ट इज मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, ठीक है। और सेकंड, रिटार्डेशन टेस्ट ऑन अ डीसी शंट मोटर इज यूज फॉर फाइंडिंग स्ट्रे लॉसेस, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें दोनों ट्रू है, तो दैट इज व्हाट, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, अ गुड हीटिंग एलिमेंट शुड हैव अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, अब हमें देखना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो एक अच्छे हीटिंग मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो ए हाई होना चाहिए। और जो आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, तो वो बेसिकली लो होना चाहिए। क्योंकि हाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट होने से क्या होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, बट हम ये नहीं चाहते कि ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन हम वो रेजिस्टेंस बढ़े जिससे हम अच्छे से पता ना कर पाएँ कि रेजिस्टेंस अभी कितना है, ठीक है ना। तो इसलिए हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, याद रखना, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तभी ज़्यादा होगा जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, बट उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, व्हाट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो आर टी इक्वल टू व्हाट, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो अल्फा है दैट इज व्हाट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इट शुड बी लो, ताकि हमें टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से उस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा वेरी ना करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो इन विच
of light is the in which type of light distribution in upward and downward direction is approximately the same। तो देखिए जरा, अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा डायग्राम से देखें तो देखिए जो डायरेक्ट मेथड होता है, जो बेसिकली डायरेक्ट टाइप या फिर डायरेक्ट लाइटनिंग होता है, उसमें सारी की सारी लाइटें, लगभग 90% लाइटें नीचे की तरफ डायरेक्टेड होती हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है उसमें बेसिकली ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होती है। सेमी डायरेक्ट मतलब मैक्सिमम आपका नीचे जा रहा होता है, थोड़ा बहुत कुछ पोर्शन आपका ऊपर भी जा रहा होता है। सेमी इनडायरेक्ट मतलब मैक्सिमम ऊपर जाएगा और थोड़ा बहुत आपका नीचे जाएगा। और जो डिफ्यूज सिस्टम होता है उसमें इक्वली लाइक जितना अमाउंट लगभग ऊपर जाएगा, जो उतनी ही लाइट लगभग नीचे आएगी। तो व्हाट इज द आंसर? दैट इज डिफ्यूज्ड। ठीक है, तो डिफ्यूज्ड जनरल डिफ्यूजिंग लाइटनिंग के केस में ऐसा होगा कि जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। क्लियर बात? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 17, तो ट्रू एंड फॉल्स देखना है। इट इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस लोडिंग। किसके बारे में पूछा गया है? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के लिए। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के लिए, तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर में यूज करेंगे तो होता क्या है, जब डेल्टा कनेक्शन दे देते हैं अपन ट्रांसफार्मर में, तो उससे क्या होता है, जो थर्ड हार्मोनिक होता है उसको एक सर्कुलेटिंग पाथ मिल जाता है, तो डजेंट मैटर उसका लोड बैलेंस है या अनबैलेंस, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बेसिकली दोनों केस में प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है, तो डेल्टा डेल्टा याद रखना, क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है किसको? थर्ड हार्मोनिक्स को। तो ये बेसिकली लाइन में नहीं आ पाता है, किस केस में? डेल्टा कनेक्शन की वजह से। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट तो बेसिकली ट्रू है। थर्ड हार्मोनिक डज नॉट अपीयर इन द आउटपुट ऑफ वोल्टेज वेव। हाँ, वही बात है कि थर्ड हार्मोनिक से पाथ दे देगा तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें ए थर्ड हार्मोनिक अपीयर ही नहीं होता। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो आंसर इज बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, तो देखिए जैसे अगर बात करें निकल आयरन अलॉय की, तो ये आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, आयरन सिलिकॉन अलॉय ये भी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन तो नहीं जी, देखो आयरन के अगर प्योर आयरन फॉर्म की बात करें तो दैट इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, बट अगर स्टील की बात करें तो दैट इज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो बट यहाँ पे अभी आयरन पूछा है तो अपन सॉफ्ट ही कंसीडर करेंगे, अपन प्योर आयरन कंसीडर करेंगे। और जो फेराइट होता है दैट इज व्हाट? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल विच इज यूज फॉर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर काइंड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वोल्टेज लेवल फॉर प्राइमरी ट्रांसमिशन? नॉट अ करेक्ट वोल्टेज लेवल फॉर प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन में ऑब्वियस सी बात है 66 के बी आ जाएगा, 220 के बी आ जाएगा, 132 के बी आ जाएगा, या फिर 220 से ज़्यादा 400 के भी आ सकता है, किसमें? प्राइमरी ट्रांसमिशन में, याद रखिएगा। बट ये जो 11 के बी है ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन। क्लियर बात? तो आंसर इज व्हाट? ए। चलिए आगे देखते हैं। इन हाइड्रो पावर प्लांट्स आर ओपन आर क्लोज विच कैरी वाटर टू द टर्बाइन्स। इसने बोला है कि कौन पानी को बेसिकली टर्बाइन के पास ले जाता है, कौन ले जा रहा है? तो इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। ठीक है, जो बेसिकली पानी को ले जा रहा होता है। तो आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द कलेक्टर लोड RC is equal to 2 kilo ohm and the input resistance 1 kilo ohm. If the current gain is 50, calculate the voltage gain of the amplifier. क्लियर है? ओके, तो अगर इसमें क्या पूछा गया है? वोल्टेज गेन। तो जैसे देखिए वोल्टेज गेन बहुत बेसिक से बात करते हैं, तो व्हाट इज वोल्टेज गेन? तो वोल्टेज गेन क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो अब जो आउटपुट वोल्टेज है इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? आई आउटपुट इंटू आर आउटपुट डिवाइड बाई, अगर इनपुट की बात करें तो आई इनपुट इंटू आर इनपुट। क्लियर है बात यहाँ तक? तो देखिए अब अगर आई इन आउटपुट अपॉन आई इनपुट, ये क्या है? दैट इज व्हाट? करंट गेन। इसको क्या बोलते हैं?
करंट गेन दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा और आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? कलेक्टर रेजिस्टेंस। और इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? तो दैट इज आर आई। क्लियर बात? चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें वोल्टेज गेन की, अगर हम बात करें वोल्टेज गेन की, तो अल्फा की वैल्यू देखिए कितना है? दैट इज 50। दैट इज 50। अल्फा की वैल्यू कितनी है? तो दैट इज 50। और आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है? तो दैट इज 2। दैट इज 2। और इनपुट ये आपका 1, ठीक है, 1 किलो ओम। तो किलो ओम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100। तो व्हाट इज द वोल्टेज गेन? दैट इज 100 यूनिट। क्लियर? 100। गेन एक रेशियो होता है, इसलिए कोई इसको यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट? 100। क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल्स इन असेंडिंग ऑर्डर विथ रेफरेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड। देखिए इसने बोला है कि सबसे कम रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है उसको आप सबसे पहले लिखो। तो लीस्ट रेजिस्टेंस को पहले लिखना है। तो लीस्ट रेजिस्टेंस अगर देखा जाए कौन ऑफर करेगा? जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है? सिल्वर की। तो इसका मतलब सिल्वर की अगर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो बेसिकली सबसे कम है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सिल्वर इज लीस्ट बिकॉज कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज हाईएस्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें सिल्वर से अच्छा फिर कौन सा मटेरियल आता है जिसका रेजिस्टेंस? तो दैट इज जर्मेनियम। दैट इज जर्मेनियम, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर। और ग्लास क्या है आपका? इंसुलेटर। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। What value of the series resistor is required to limit the current through the LED to 20 milliampere? To 20 milliampere with a forward voltage drop of 2 volt when connected to 10 volt supply। चलिए अब एक काम करते हैं, छोटा सा इसके लिए सर्किट डिजाइन करते हैं तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि वोल्टेज सप्लाई कितनी है। तो दैट इज 10 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज सप्लाई कितनी है? तो दैट इज 10 वोल्ट। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें लगाना है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें लगाना है। तो लाइक मान लीजिए दैट इज व्हाट? RSC रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट थ्रू एन LED। तो उस LED का जो वोल्टेज ड्रॉप है, उस LED का जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज व्हाट? दैट इज 2 वोल्ट। दैट इज 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट। तो इसमें से जो करंट आएगा वो कितना आ रहा है? तो 20 मिली एम्पियर। तो अब देखिए हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो करंट क्या होता है? वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस 10 - 2 डिवाइड बाई RSE। और अगर बात करें RSC की तो कितना हो जाएगा? 10 - 2 डिवाइड बाई 8। और करंट की वैल्यू कितनी है? 20 × 10⁻³ तो 8000 डिवाइड बाई 20 तो कितना आ जाएगा? लगभग 400 ओम। तो अगर 400 ओम बेसिकली हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, अगर 400 ओम यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा जो करंट है वो लिमिट कर जाएगा, मतलब एक तरीके से हमारा जो LED है वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है यार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड EMF का, डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF का। ये बेसिकली क्या होता है? BLV इंटू साइन थीटा, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या होता है? BLV साइन थीटा। तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज देखते हैं। जो B है, B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? तो 1.5 टेस्ला, 1.5 टेस्ला। और जो L है, L कितना है? 0.5 मीटर। और जो वेलोसिटी है दैट इज व्हाट? 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। और साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.5 इंटू
0.5 इंटू 60, और यहाँ पे अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन और थीटा की मतलब साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, इसको अपन लिख सकते हैं क्या 3/2, इसको लिख सकते हैं 1/2, ये आपका 60 इंटू साइन 30 दैट इज वॉट 1/2। क्लियर है? ओके, तो ये यहाँ पे ये आपका 1545 डिवाइड बाई 2 और ये आ जाएगा आपका 22.5 वोल्ट। ठीक है, दैट इज द आंसर। तो जो ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 22.5 वोल्ट। तो है कोई ऑप्शन? हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग साइनोसॉइड फॉर्म इनटू द फेजर फॉर्म। तो सिंपल है यार, तो आई क्या हो जाएगा, आई एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंगल थीटा। ठीक है, ये होता है, बट यहाँ पे क्या है माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड कितना है 10 और एंगल कितना है -30 डिग्री। तो आंसर इज व्हाट बी, आंसर इज व्हाट बी। अगर यहाँ पे +30 होता तो फिर आंसर होना था ए। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं 26, द मेजरमेंट इंडिकेट्स अ वैक्यूम ऑफ 150 टॉर, what will be the absolute pressure, what will be the absolute pressure। तो वैक्यूम प्रेशर कितना है 150, वैक्यूम प्रेशर कितना है 150, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है वैसे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760, और वैक्यूम प्रेशर कितना है, तो ये आपका है 150। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, तो वो कितना हो जाएगा, मतलब ये आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 760 टॉर, माइनस जो आपका वैक्यूम प्रेशर है दैट इज 150, तो ये आपका कितना हो जाएगा 610 क्या टॉर। टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, एक पास्कल भी होता है, पास्कल भी होता है, और एक आपका टॉर भी होता है। तो दो बातें याद रखेंगे। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज व्हाट 610, आंसर इज व्हाट 610 टॉर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, अप टू अ वोल्टेज ऑफ, किस वोल्टेज तक अपन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, कौन सा ड्राई टाइप का, तो आंसर इज व्हाट 5000 वोल्ट। ठीक है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग नेटवर्क। तो देखिए ए 5 और ए 20 ये आपस में किस में है पैरेलल में, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पैरेलल इक्विवेलेंट, तो याद रखिए अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है R1 और R2, तो जो इसका इक्विवेलेंट होता है दोनों का पैरेलल का, वैसे तो होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, बट आप डायरेक्टली आप कर सकते हो क्या R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अगर पैरेलल में निकालना हो दो ब्रांचेस का तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अभी दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो हमने अभी क्या सीखा कि लाइक हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज व्हाट 100 डिवाइड बाई दोनों को सम कर दें तो 25, तो ये कितना आ गया 4। मतलब इस पूरे सर्किट को अपन 4 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 10 ओम एंड 40 ओम, ये भी किस में है, ये भी किस में है, ये भी पैरेलल में है। तो अगर हम इनको इनका इक्विवेलेंट निकालें तो 40 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये 400 डिवाइड बाई 50, तो ये कितना हो गया 8 ओम, कितना हो गया 8 ओम। मतलब इसका 4 ओम, इसका 8 ओम। अब जब हम इस पे बात करेंगे, मतलब इसका 4 ओम, इसका 8 ओम, और दोनों किस में है सीरीज में, मतलब आपका सर्किट जो फाइनली बन चुका है, पहले का इक्विवेलेंट आ चुका है, दूसरे का इक्विवेलेंट आ चुका है, और दोनों किस में आ चुके हैं सीरीज में। तो पहले का आया अच्छा 4 ओम, पहले का आपका आया है 4 ओम, और इसका आ रहा है 8 ओम, तो ये बेसिकली टोटल कितना हो जाएगा
8 और 4 दैट इज 12 सीरीज में है। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 12 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। तो देखिए जरा, अब यहाँ पे अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है वी एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे जो ओमेगा होता है दैट इज व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टी का जो भी मल्टीप्लाई होगा दैट इज व्हाट? ओमेगा। तो देखिए टी के साथ यहाँ पे किससे मल्टीप्लाइड है? 50 पाई इंटू टी। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? दैट इज ऑफ ओमेगा। कितना है? ओमेगा। तो यहाँ से अपन ओमेगा बोल सकते हैं 25, सॉरी ओमेगा कितना है? 50 पाई, 50 पाई। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे? ओमेगा इज 50 पाई। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन में है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो अभी हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था? टाइम पीरियड। दूसरा क्वेश्चन क्या है? टाइम पीरियड। अब देखिए टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा के टर्म्स में? 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू है कितनी? तो 50 पाई, 50 पाई। ठीक है, बट ऑप्शन देखिए किस में दिया हुआ? मिली सेकेंड में। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये जो 1000 है ये बेसिकली उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? मिली में। तो जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? 2000 डिवाइड बाई 50 मिली सेकेंड। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 मिली सेकेंड। और ओमेगा कितना आया वो हमने पहले ही देख लिया, 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। और जो आपका टाइम है दैट इज व्हाट? 40, टाइम पीरियड इज व्हाट? 40 मिली सेकेंड। क्लियर है? तो आंसर इज व्हाट? डी। टाइम पीरियड इज 40 मिली सेकेंड। फिर से देख लो आप टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? 2 पाई बाई ओमेगा से। ठीक है, और ओमेगा कैसे निकालते हैं? तो जो भी टाइम का कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाता है? ओमेगा। जो भी टाइम का कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाता है आपका? ओमेगा। क्लियर है? ओके। और इसी में जैसे ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ए क्या है आपका? तो दैट इज व्हाट? एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ पे देखिए 12 इज व्हाट? एम्पलीट्यूड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज फैंटम लोडिंग। तो फैंटम लोडिंग इज व्हाट? फैंटम लोडिंग इज बेसिकली इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट। जैसे देखिए जब अपन, एक होता है डायरेक्ट लोडिंग अरेंजमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट लोडिंग अरेंजमेंट। जो इनडायरेक्ट होता है उसको बोलते हैं फैंटम लोडिंग। ये हम यूज करते हैं किसी एनर्जी मीटर के बेसिकली टेस्टिंग के लिए उसमें हम करंट कॉइल को एक छोटी सी सप्लाई देते हैं और प्रेशर कॉइल को वोल्टेज सप्लाई, सेपरेट वोल्टेज सप्लाई देते हैं ताकि हम उसकी टेस्टिंग कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ एक ही सप्लाई से टेस्टिंग करना चाहेंगे तो हमें उसे फुल लोड पे चलाना पड़ेगा और फुल लोड चलाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, तो इसलिए तो 30 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 30 का ए। आगे बढ़ते हैं 31। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इफ I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 15 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू 20 एम्पियर। तो बताइए टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट कितना होगा? देखिए तो 10 एम्पियर आपका ऊपर जा रहा है, 15 एम्पियर नीचे आ रहा है एंड 20 एम्पियर आपका ऊपर जा रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट को एक नोड मान लें तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है? ध्यान से देखेंगे कौन कौन सा इनकमिंग करंट है। इस पॉइंट को अगर अपन एक नोड मान लें तो ए एक मतलब कौन कौन सा आपका इनकमिंग करंट है? IT, उसके बाद 10 एम्पियर और 20 एम्पियर। तो इनकमिंग करंट इज व्हाट? IT प्लस 10 एम्पियर प्लस 20 एम्पियर। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट दैट इज 15 एम्पियर। तो जो आपका IT हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -15 एम्पियर, -15 एम्पियर। ठीक है ना, -15 एम्पियर। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो अच्छा सॉरी, इसमें जो करंट की डायरेक्शन पूछी थी वो ऐसे पूछी थी। ठीक है ना, करंट की जो डायरेक्शन थी वो बेसिकली ऐसे पूछा गया था। ठीक है, तो अब देखिए करंट अगर हम देखा जाए, अगर इस डायरेक्शन में पूछता तो हमारा आंसर क्या क्या होना था?
15 एम्पियर, बट उसने पूछा था इस डायरेक्शन में, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 एम्पियर, आंसर इज सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, तो देखो न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूड क्या होता है, जिसपे अगर आप फोर्स लगाते हो, जिस पे आप फोर्स लगाते हो तो ए जैसे आप फोर्स हटाओगे तुरंत अपने वापस पुराने शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्या होता है आपका पीनट बटर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 6 किलो ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग नेटवर्क। ओके, तो हमें पहले I1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करंट सोर्स करंट डिवीजन थ्योरम के थ्रू हम बता सकते हैं कि अगर सप्लाई करंट I है तो बेसिकली क्या होता है R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि जिस ब्रांच में से हमें करंट निकालना है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों ब्रांचेस का टोटल रेजिस्टेंस। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू वॉट I कितना है 30 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस R2 ये 9 और डिवाइड बाई इसका 9 प्लस इसका 18, तो ये कितना हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, तो ये 9/27 1/3, तो कितना हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। I1 इज व्हाट 10 मिली एम्पियर। तो अब अगर वोल्टेज पूछा जाए तो वोल्टेज ओम्स लॉ क्या होता है I इंटू आर, तो I1 इंटू आर की जगह 6 इंटू 10 के पावर 3 और I1 की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 के पावर -3, 10 इंटू 10 के पावर -3, 6 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा, वोल्टेज है कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 60 वोल्ट। दैट इज द आंसर, ठीक है, दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे देखिए है कोई ऑप्शन में, हाँ जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन स्टीम पावर प्लांट्स द इज अ पार्ट ऑफ द हैंडलिंग सिस्टम। हाँ, वहाँ पे एक लास्ट में लगा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो कि उसके डस्ट पार्टिकल जो भी इन्वायरमेंट को बेसिकली क्या करेंगे पॉल्यूट करेंगे, उनको बेसिकली प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या लगा होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये चिमनी के एकदम ऊपरी वाले हिस्से पे लगा होता है, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट डी। चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 35, विच फॉल्ट इज इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग डायग्राम। तो देखिए एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक होता है LG फॉल्ट, डबल LG फॉल्ट एंड डबल L फॉल्ट। तो अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट में कौन कौन सा आता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट में कौन सा आता है, तो एक तो आपका ट्रिपल LG फॉल्ट और एक आपका आता है ट्रिपल L फॉल्ट, ट्रिपल LG फॉल्ट और ट्रिपल L फॉल्ट। तो अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, तीनों लाइन शॉर्ट सर्किट होकर के ग्राउंड से हो रखा है, मतलब कौन सा फॉल्ट है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल है सिमेट्रिकल फॉल्ट का। बाकी LG फॉल्ट क्या होता है, देखिए LG फॉल्ट क्या होता है, तीन लाइनें हैं, कोई एक लाइन क्या हो जाए शॉर्ट सर्किट, और LLG फॉल्ट क्या होता है किसी दो लाइन क्या हो जाए शॉर्ट सर्किट और आपस में ही शॉर्ट सर्किट हो जाए, ग्राउंड से टच ना हो, तो दैट इज लाइन टू लाइन फॉल्ट, ठीक है। तो ये आप डायग्राम से आइडिया लगा सकते हो कि लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल LG फॉल्ट और LG फॉल्ट, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो दैट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, a three-phase motor draws 5.6 kilowatt power when subjected to an apparent power of 7000 volt ampere. तो find the reactive power। तो reactive power का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है V देखिए थ्री फेज की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा √3 VL क्या हो जाएगा साइन फाई, और एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है √3 VL cos फाई। ये जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर विच इज ऑल्सो नोन एज अपरेंट पावर, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है कितना 7000 और 5.6 किलोवाट। यहाँ से आप पता कर सकते हो 5.6 किलोवाट इज व्हाट एक्टिव पावर, तो 5.6 किलोवाट लिखें या फिर
5600 लिखें और ये जो है आपका अपरेंट पावर है तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7000। यहाँ से क्या आ गया cos 5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 5? तो बेसिकली कितना हो जाएगा 8/10, मतलब cos 5 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0.8। और अगर cos 5 की वैल्यू 0.8 होती है तो sin 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0.6। ठीक है 0.6, बिकॉज साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। तो व्हाट इज साइन 5? तो दैट इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर 5। खैर साइन 5 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0.6। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है √3 VL/IL साइन 5। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 700 और साइन 5 की वैल्यू 0.6। तो जो आपका रिएक्टिव पावर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4200 VAR, या फिर कितना हो जाएगा 4.2 kVAR। दैट इज व्हाट रिएक्टिव पावर, दैट इज व्हाट रिएक्टिव पावर 4.2 kVAR। ठीक है ओके। तो यहाँ पे आंसर इज व्हाट 4.2, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो 4.2 kVAR ये आपका आंसर है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द वैल्यू ऑफ L इक्विवेलेंट। तो अगेन देखिए, अभी जैसे रेजिस्टेंस जिस तरीके से सीरीज में ऐड होता है और पैरेलल में जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है सेम इंडक्टर का होता है। तो 12 and 4 किस में है पैरेलल में। अभी हमने सीखा पैरेलल में तो होते तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों का सम। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3 हेनरी। जब आप इसका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 हेनरी। और 2 मतलब अब आपका जो सर्किट बच रहा है दैट इज व्हाट 2 हेनरी और ये आपका 3 हेनरी। और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 और 3 5 हेनरी। तो आंसर इज व्हाट ए, आंसर इज व्हाट ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 सीरीज RLC सर्किट है, R की वैल्यू 50 ओम, XC की वैल्यू 90 ओम और XL की वैल्यू 30 ओम। तो इम्पीडेंस पूछा है, देखिए इम्पीडेंस क्या होता है Z इक्वल टू R प्लस JXL माइनस XC। और R की वैल्यू कितनी है 50, XL की वैल्यू कितनी है 30 और XC की वैल्यू कितनी है -90। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 30 माइनस 90 कितना हो जाएगा -60। तो इम्पीडेंस इज व्हाट 50 माइनस J60, दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे देख लेते हैं 50 माइनस J60, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। In cadmium copper conductors, the addition of 1% to 2% cadmium to copper increases the tensile strength। तो ये लगभग 50% बेसिकली उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कर देता है बढ़ा देता है। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीटिंग ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एडी करंट। तो एडी करंट की हेल्प से हम बेसिकली किस में हीटिंग अचीव करते हैं, तो दैट इज इंडक्शन हीटिंग। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका इंडक्शन कॉइल है। तो यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को हीट करना होता है उसमें हम बेसिकली क्या प्रोड्यूस कराते हैं एडी करंट। ठीक है तो ये हीटिंग इंडक्शन हीटिंग में हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट। अगर किसी को लग रहा है सर व्हाट इज एडी करंट, तो जब किसी कंडक्टिंग मटेरियल को किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है जिसको क्या बोलते हैं एडी करंट, सर्कुलेटिंग करंट या एडी करंट। ठीक है ओके। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 40। तो ये थे हमारे स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस। ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 41 से, जो कि होगा इस वीडियो का पार्ट 2। ठीक है ओके चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।